हाँ जी, क्या हाल है। अच्छा, ये है ईयर 2020 का मई जून 21 वेरिएंट 1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्लब एंड सोसाइटीज़ का। देखिए क्या कह रहा है। द जेड स्पोर्ट्स क्लब हैज़ शॉप विच सेल्स स्पोर्ट्स वियर। एक क्लब है जेड स्पोर्ट्स क्लब और उसमें एक शॉप भी है जो स्पोर्ट्स वियर सेल करती है। एडिशनल एक्टिविटी है। द फॉलोइंग डिटेल रिलेट टू द शॉप फॉर द ईयर एंडेड 29 फरवरी 2020। तो 29 फरवरी 2020 को हमारा ईयर एंड हो रहा है और इसमें क्या डिटेल्स दी हुई है उसने। हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है उस शॉप की 900, हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है उस शॉप की 970 और हमारे पास परचेजेस भी हैं 7600। इन तीन इन्फॉर्मेशन से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं मार्कअप इज़ 40%, विच मीन्स जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 40% है कॉस्ट का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 40% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर मुझे कॉस्ट पता लग जाए जो मैं यहाँ इस इंफॉर्मेशन से निकाल सकता हूँ आसानी से, उसका 40% निकालूंगा। उसका 40% जो होगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट और इन दोनों को ऐड करवा देंगे तो मेरे पास सेल्स आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसे कह रहा है जैसे कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट, तो जब आंसर आता है उसको हम कहते हैं ये हमारी सेल्स है। सही है। हमने किस तरह से पढ़ा हुआ होता है, सेल्स में से माइनस करते हैं कॉस्ट तो आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर परसेंटेजेस आप असाइन करें तो कॉस्ट वो कह रहा है 100% है क्योंकि मार्कअप है। ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 40%, तो सेल्स की परसेंट जो होगी वो होगी 140%। तो अब हम सेल्स कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 2-3 तरीके हैं जिससे आप सेल्स निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। एक तो आप ये करें, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालें, जो कैसे निकलेगी, ओपनिंग इन्वेंट्री विच इज़ 900, उसमें ऐड कर देंगे परचेजेस विच इज़ 7600 और उसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री विच इज़ 970। 7530 इज़ माई कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऊपर उसने कहा है मार्कअप विच मीन्स मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 40% होगा कॉस्ट का। तो अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मैं 7530 का ले लूँगा 40%, 3012। अब इन दोनों को जस्ट मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी सेल्स 10542। क्या किया है मैंने, इन दोनों को ऐड किया है तो मेरे पास सेल्स आ गई। ठीक है, ये बहुत आसान सा तरीका है। अब एक फार्मूला भी मैं यूज़ करता हूँ, वो फार्मूला भी करवा देते हैं। फार्मूला मैं जो यूज़ करता हूँ मार्कअप के लिए, वो फार्मूला है सेल्स इक्वल्स टू कॉस्ट ब्रैकेट ओपन 1 प्लस परसेंटेज। जब आप इसमें सारी चीज़ें पुट करेंगे तो इसमें से भी सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें, सेल्स तो मैंने फाइंड करनी है तो वो तो सेल्स रहने दें। कॉस्ट मुझे पता चल चुकी है, मैंने यहाँ कॉस्ट निकाल ली है 7530। वन प्लस परसेंटेज ऑफ मार्कअप इज़ 40%, तो यहाँ 40% लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने सेल्स इज़ इक्वल्स टू 7530, 1 प्लस 40% का मतलब हो गया 0.4, 40/100 का आंसर। देन सेल्स इज़ इक्वल्स टू 7530, 1 प्लस 0.4 इज़ 1.4, तो 7530 को जब आप 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10542 इज़ योर सेल्स। कोई भी तरीका आप यूज़ करें, लेकिन सबसे पहले यू नीड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये लाजमी करना है। उसके बाद ऐसी बात है, ये तो बिल्कुल बेसिक है, सिंपल तरीका। और दूसरा ये
अब इसमें आपको प्रॉब्लम कब होगी, आप फॉर्मूले वाली तरीका कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपको मार्जिन गिवन हो, ठीक है। जब मार्जिन अगर गिवन हो, मार्जिन की परसेंटेज, तो उसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है ये करने के लिए, क्योंकि उसमें ये होगा नहीं, सही है। तो उसमें मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप फार्मूला यूज़ करते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो, ठीक है ना। चलें आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं ऑल शॉप सेल्स एंड परचेजेस आर फॉर कैश। जो भी मैं चीज़ ख़रीद रहा हूँ शॉप के लिए और जो भी मैं शॉप पे बेच रहा हूँ सारी की सारी कैश में हो रही हैं, सारे के सारे। ऑल द क्लब रिसीट आर पेड इनटू द बैंक एंड ऑल पेमेंट्स आर मेड बाय चेक। जितने भी पैसे हमें मिल रहे हैं हमारी रिसिट्स हैं, और जितने भी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं हमारे एक्सपेंसेस या पेमेंट्स, सारी रिसिट्स और सारी पेमेंट्स सारी की सारी चेक से हो रही हैं, मतलब बैंक से हो रही हैं। तो इसका मतलब है जब मैं चीज़ बेच रहा हूँ, मेरी सेल्स, मेरी परचेजेस और मेरी रिसिट्स, पेमेंट सारी की सारी मैं बैंक से कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऑन 1 मार्च 2019, ऊपर मैंने डेट पढ़ी थी 29 फरवरी 2020, और अब ये कह रहे हैं 1 मार्च 2019, तो इट मीन्स दिस 1 मार्च 2019 इज़ माई ओपनिंग डेट बेटा, ठीक है। क्या कह रहे हैं ओपनिंग डेट को, बैंक बैलेंस वॉज ओवर ड्रॉन बाय 845। ओवर ड्रॉन का मतलब ये है आपका जो बैंक का बैलेंस है इस डेट को वो नेगेटिव है, या हम कहते हैं नेगेटिव है, या हम कहते हैं वो क्रेडिट बैलेंस है, सही है। इन एडिशन टू द शॉप सेल्स एंड परचेजेस, मतलब ये जो हमने शॉप परचेजेस की हैं और ये जो हमने शॉप सेल्स की हैं, इसके अलावा द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, और इसके अलावा ये कुछ रिसीट एंड पेमेंट है, सही है। अब इसमें आइडेंटिफाई कर लें कौन सी आपकी रिसीट है, कौन सी आपकी पेमेंट है। सब्सक्रिप्शन रिसीव, तो ये तो रिसीट है आपकी। कंपटीशन फीस रिसीव्ड, ये भी रिसीट है। उसके बाद पेमेंट फॉर कंपटीशन प्राइजेस, ये पेमेंट है। परचेज ऑफ फिटिंग, रेंट, वेजेस, ये सारे के सारे आपकी पेमेंट्स हैं। अच्छा, इनके अलावा उन्होंने बोला है शॉप सेल्स और परचेजेस भी हैं, तो वो भी मैं यहीं लिख देता हूँ ताकि हम भूल ना जाएं। तो मैंने लिख दिया, पहले परचेजेस किए थे तो परचेजेस आर माय पेमेंट्स, और उनकी वैल्यू क्या है, ऊपर से मैंने वैल्यू कॉपी कर ली यहाँ 7600, ये लिखा हुआ। अच्छा, उसके बाद शॉप सेल्स हैं, ये मेरी रिसीट है, पैसा रिसीव हुआ है, इसका अमाउंट मैंने कैलकुलेट किया है 10542, ठीक है। अच्छा, ये मैंने अलग क्यों लिखी है उसका एक रीज़न है, ये नेक्स्ट पेज पे मुझसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनवाएगा, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये रहा, क्या कह रहा है, प्रिपेयर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, क्लब में हम इसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं, नॉर्मली हम लोग कहते हैं ये है हमारा बैंक अकाउंट। अच्छा, इसको बनाने का प्रिंसिपल क्या है, तरीका बहुत बेसिक सा सिंपल सा तरीका है कि अगर बैंक का बैलेंस हमारा इंक्रीज़ होगा तो हम उसको लिखेंगे डेबिट साइड, दिस इज़ माय डेबिट साइड। तो यहाँ तमाम वो ट्रांजेक्शन आएंगी जिनसे मेरा बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा होगा, एंड दिस इज़ माय क्रेडिट साइड, और तमाम वो ट्रांजेक्शन जिनसे बैंक बैलेंस डिक्रीज़ होगा वो मैं क्रेडिट साइड पे लिखूँगा बेटा, ठीक है। अब जिनसे भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगा वो सारी की सारी मैंने एक जगह यहाँ इकट्ठी कर ली हैं, सही है। सारी की सारी रिसीट्स से बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, डेबिट साइड पे लिखूँगा, जो पेमेंट्स हैं उनसे बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है, क्रेडिट साइड पे लिखूँगा। बट बिफोर राइटिंग ऑल दीज ट्रांजेक्शन आई मस्ट राइट द ओपनिंग बैलेंस विच इज़ ओवर हेयर 845, और वो भी उसने बता दिया है कि नेगेटिव है, एज़ द ओपनिंग बैलेंस इज़ नेगेटिव, तो वो क्रेडिट बैलेंस है तो उसको मैं क्रेडिट साइड पे लिखूँगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, सारी डेट लिखें, ओपनिंग बैलेंस वगैरह सब प्रॉपर लिखें ताकि आपका एक भी मार्क डिडक्ट ना हो सके, ओके। ओपनिंग डेट हमें क्वेश्चन में मिली थी 1 मार्च 2019, ये रही। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, पहले दोनों तरफ हम लोग ईयर लिख देंगे, एंड वी नीड टू राइट ओपनिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड, तो March 1 ऑन द क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस की जगह मैं लिखूँगा बैलेंस BD, एंड द ओपनिंग बैलेंस इज़ 845, तो मैंने लिख दिया 845, सही है। अच्छा, इसके बाद अब ये सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है, बट द पॉइंट इज़ इन सारी ट्रांजेक्शन्स
कि उसने कोई स्पेसिफ़िक डेट नहीं बताई हुई। जब आपको ईयर के बीच की स्पेसिफ़िक डेट नहीं बताई हुई होती तो हम हमेशा याद रखें हम लोग लास्ट डे ऑफ द ईयर यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें पूरा ईयर कवर हो रहा होता है। सही है। अब लास्ट डे जब यूज़ करूँगा तो उसमें ईयर है 2020, तो इसका मतलब है मुझे साल चेंज करना पड़ेगा 2020, क्योंकि मैंने 2019 लिखा है बस। और मंथ लिखेंगे February 29, दोनों तरफ। ठीक है बेटा, मतलब ट्रांजैक्शंस लिखना आसान है। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, डेबिट साइड पे लिखेंगे 111400। उसके बाद कंपटीशन फ़ीस रिसीव हुई है 915, डेबिट साइड पे आएगा। उसके बाद कंपटीशन प्राइजेस की पेमेंट है 390, क्रेडिट साइड पे आएगा। देन वी हैव परचेज ऑफ फिटिंग्स, क्रेडिट साइड पे आएगा 4000। फिर हमारे पास है रेंट एंड इंश्योरेंस पे किया है 4575। देन वी हैव वेजेस ऑफ शॉप असिस्टेंट 2000 ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है। अच्छा, अब आएंगी आपकी परचेजेस 7600 ऑन द क्रेडिट साइड, एंड देन शॉप सेल्स 10542 ऑन द डेबिट साइड। ठीक है बेटा, अभी सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद नाउ यू नीड टू बैलेंस दिस टी अकाउंट। और बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं कौन सी साइड हैवियर है, डेबिट साइड और द क्रेडिट साइड। सही है, मैं सम करके देखूंगा। डेबिट साइड हैवियर है, उसका सम आएगा 22857। अब इसको लिखना कहाँ है, देखें सारी ट्रांजेक्शन्स आपकी इस लाइन में कंप्लीट हुई है, उसके बाद एक लाइन छोड़ें और यहाँ आप टोटल लिखें। अब इस टोटल को, ये हैवियर साइड या डेबिट साइड का टोटल है, इसको छोटी साइड पे कॉपी करेंगे। सही है। देन इस टोटल में से जो आपने कॉपी किया है, इसमें से क्रेडिट साइड पे जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं सबको माइनस करेंगे, ताकि डिफरेंस पता लग जाए कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से कितनी बड़ी है। और वो डिफरेंस मैं यहाँ लिखूँगा एज बैलेंस CD। द डिफरेंस इज़ 3447 एंड दिस इज़ माई क्लोजिंग बैलेंस, जिसको मैं लिखूँगा बैलेंस CD। इसको नेक्स्ट पीरियड का बैलेंस BD लाजमी करना है। अगर इस साइड पे CD आया तो BD इस साइड पे होगा। डेट लिखें, February 29 के बाद होगा March 1, बैलेंस BD 3447। अब देखें, जब ये ईयर आपने स्टार्ट किया था आपका बैंक का बैलेंस नेगेटिव था 845, क्योंकि क्रेडिट साइड पे था। अब इस ईयर के बाद आपका बैंक का बैलेंस पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब है आपने पैसे ज़्यादा रिसीव किए हैं और पेमेंट और नेगेटिव बैलेंस मिला के कम हुआ है। सही है, इसलिए आपका बैलेंस आखिर में पॉजिटिव आया। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखें आगे क्या कह रहे हैं। द क्लब्स बैंक स्टेटमेंट एट 29 February 2020 शोड अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ 7162। जो बैंक वालों ने अपना रिकॉर्ड भेजा है 29 February 2020 को, वो कह रहे हैं आपका बैलेंस पॉजिटिव है 7162। सही है, 29 February 2020 को। और 29 February 2020 को मेरा बैलेंस आया है 3447। सही है, या आप ये कह लें एक ही बात है। मेरा पॉजिटिव बैलेंस आया है 3447, वो कह रहे हैं हमारे हिसाब से पॉजिटिव बैलेंस है 7162। तो नाउ वी हैव टू रिकनसाइल इट। अब हम रिकनसाइल करेंगे। ठीक है ना। ऑन कंपेयरिंग द बैंक स्टेटमेंट विद द कैश बुक द ट्रेजरर फाउंड, मतलब जब हमने कंपेयर किया बैंक स्टेटमेंट से और अपने रिकॉर्ड मतलब कैश बुक से, तो हमें पता लगा क्या, वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। और उसके बाद उसने रिक्वायरमेंट दी है प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बेटा जब आप बनाओगे ना, तो इट मीन्स यू आर अपडेटिंग बैंक्स रिकॉर्ड। दिस बैंक रिकन्सिलिएशन इज़ टू बी प्रिपेयर्ड टू अपडेट द बैंक्स रिकॉर्ड, मतलब बैंक में जो जो गलतियाँ अब आप वो ठीक करोगे। अब जब वो ठीक करोगे ना, तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक आपको पता होनी चाहिए अनक्रेडिटेड चेक्स किसको कहते हैं, और दूसरा आपको पता होना चाहिए अनप्रेजेंटेड चेक्स। अच्छा, ये अनक्रेडिटेड चेक बेटा वो होते हैं, मेरे कस्टमर ने मुझे चेक दिया, मैंने अपने पास कैश बुक में उसको डेबिट कर लिया क्योंकि मुझे तो पैसे मिल गए। अच्छा, जब मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया है तो बैंक वालों ने अभी मेरा अकाउंट इंक्रीज़ नहीं किया। चाहिए,
बाद में हो जाएगा, लेकिन अभी जब हम रिकन्सिलिएशन करने बैठे हैं तो मेरा अकाउंट इंक्रीज़ बैंक वालों ने नहीं किया, मैंने कर लिया इंक्रीज़, तो इस वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे अनक्रेडिटेड चेक्स के नाम से। सही है। अच्छा, ये मिलते कहाँ से हैं और ये इनका तरीका क्या होता है? अनक्रेडिट चेक, जैसे मुझे पैसे रिसीव हुए तो इनकी वजह से मेरा बैंक का बैलेंस क्या होता है बेटा? इंक्रीज़। या इनको ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ता है कैश बुक की डेबिट साइड पे, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। जब मुझे चेक मिला था मैंने कैश बुक में डेबिट कर दिया था। ठीक है। इसका बिल्कुल ऑपोजिट है अनप्रेजेंटेड चेक। ये क्या है? मैंने अपने सप्लायर को पेमेंट की, जैसे ही मैंने अपने सप्लायर को पेमेंट की मैंने अपने कैश बुक में लिख लिया क्रेडिट साइड पे। अब वो सप्लायर चेक लेके चला गया, लेकिन उसने अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। जाहिर सी बात है, जब वो अपने बैंक में डिपॉजिट करवाएगा या मेरे बैंक से पैसे निकालेगा तो ही बैंक वाले मेरा बैलेंस डिक्रीज़ करेंगे। तो उसने नहीं करवाया, इस वजह से बैंक वालों ने मेरा बैलेंस डिक्रीज़ नहीं किया, लेकिन मैंने कर लिया अपना बैलेंस डिक्रीज़। तो इस वजह से डिफरेंस आ रहा है। ऐसे चेक्स को कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स, और इनकी वजह से मेरा बैंक का बैलेंस बेटा डिक्रीज़ होता है, डिक्रीज़। या ये मिलते हैं कैश बुक की क्रेडिट साइड पे। ठीक है ना। तो अब हम इन दो से आगे बैंक रिकन्सिलिएशन बनाएंगे। अच्छा, वो बनाना है प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जेड स्पोर्ट्स क्लब। उसने कुछ नहीं बोला कि आपने किस फॉर्मेट को यूज़ करना है। हम दो फॉर्मेट यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली है एक ही, दूसरा उसका उलट है। तो हम कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूँ बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। पॉजिटिव बैलेंस है 7162 बैंक के हिसाब से। सही। अब उसके बाद जब मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, अब मैं ये सारी की सारी 3 ट्रांजेक्शन्स इनको एडजस्ट करवाऊँगा। हम एडजस्ट करवाते हैं। पहले मैं इनको पढ़ के आइडेंटिफाई करूँगा वेदर दे आर अनक्रेडिटेड और अनप्रेजेंटेड। ठीक है। देखें, कंपटीशन फ़ीस 260 हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय द बैंक। हमने कोई कंपटीशन करवाया है जिसके हमें पैसे मिले हैं, रिसीव हुए, मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हुआ है, उसको बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया। अब क्योंकि इससे मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हुआ है तो ये होंगे मेरे अनक्रेडिटेड, बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए। ठीक है। दूसरा वो कह रहा है अ चेक पेड फॉर 25 फॉर कॉम्पिटिशन प्राइजेज़। मैंने एक चेक पे किया था $25 का कॉम्पिटिशन प्राइजेज़ के लिए। हैड बीन चार्ज ट्वाइस बाय द बैंक। बैंक ने 2 बार मेरे अकाउंट में से उसको चार्ज कर लिया। तो अब अगर 2 बार आपने $25 किसी को पे करने और 2 बार पे कर दोगे तो उसको ठीक ऐसे करोगे कि एक बार आप वापस लोगे, बैलेंस इंक्रीज़ करोगे। तो बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी है आपका अनक्रेडिटेड चेक। देन वो कह रहा है पेमेंट ऑफ फिटिंग्स 4000 वॉज मेड ऑन 27 फरवरी 2020 एंड हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट। आपने एक पेमेंट किया और बैंक वालों ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो पेमेंट को हम लोग बोलते हैं ये है मेरी अनप्रेजेंटेड। आपकी कोई पेमेंट शो नहीं हो रही, रिसीट शो नहीं हो रही बैंक स्टेटमेंट में, तो दैट इज़ योर अनक्रेडिटेड, और पेमेंट शो नहीं हो रही तो वो अनप्रेजेंटेड है। अब यहाँ कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट में? आपने पहले लिख दिया बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से अगर शुरू करेंगे तो आप इसमें अनक्रेडिटेड ऐड करवाएंगे। फॉर्मेट है, कौन कौन से हैं अनक्रेडिटेड आप लिख दें। सबसे पहला था कंपटीशन फ़ीस 260 है, 2 हैं तो इसलिए पहले इनर कॉलम में लिखूँगा। एक बैंक एरर है, बैंक वालों ने गलती की है, उसके मुझे वापस $25 मिल रहे हैं। बस ये दोनों, इन दोनों को ऐड करके बाहर लिखें। देन आपकी अनप्रेजेंटेड है, वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। पेमेंट फॉर फिटिंग, एक ही है तो डायरेक्ट मैंने बाहर लिख दिया। अब इन तीनों को सॉल्व करके आप नीचे लिख दें। सो द आंसर इज़ 3447 विच इज़ सेम एज योर कैश बुक बैलेंस। इसको आप लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, जो आपने
कैश बुक या बैंक का अकाउंट बनाया है या रिसीट एंड पेमेंट बनाया है, बिल्कुल उससे मैच कर रहा है। देखें यहाँ भी 3447 आया है और आपका भी बैलेंस 3447 आया है, ठीक है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि आप शुरू करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो लिखेंगे 3447, तो फिर उस तरीके से करेंगे तो आपको अनप्रेजेंटेड को ऐड करना होगा और अनक्रेडिटेड दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और जो आंसर आएगा वो आएगा 7162। वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसने यहाँ कोई आपको लिमिट नहीं किया, तो आपका जो दिल चाह रहा है उसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें क्या कह रहा है, स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ना, ये है बैंक अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, ये है प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। तो वो इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। पहले तो देखिए डिफरेंस ये है, रिसीट एंड पेमेंट में सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं जब आपको पैसे रिसीव या पे होते हैं, पे करते हो आप, तो आप लिखेंगे इंक्लूड्स ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ मनी रिसीव्ड और पेड, सही है। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्योंकि आपने प्रॉफिट निकालना है तो इसमें सिर्फ आप इनकम और एक्सपेंसेस लिखोगे, ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा ये रिसीट एंड पेमेंट क्योंकि बैंक अकाउंट होता है आपका, तो ये आप कंटिन्यूस हर पीरियड में बनाते हो और इसका बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड करते हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, मतलब इसमें से जो प्रॉफिट निकालते हैं वो तो इनकॉर्पोरेट होता है नेक्स्ट ईयर में, लेकिन आप इसको फॉर द ईयर बनाते हो, ठीक है। अच्छा, थर्ड, बैंक अकाउंट में जो भी पैसा आपको रिसीव होता है और जो आप पे करते हो वो पूरा का पूरा एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लेते हो, कोई अक्रूड और प्रीपेड की एडजस्टमेंट नहीं करते, सही। भले वो पैसा लास्ट पीरियड से बिलोंग कर रहा हो या नेक्स्ट पीरियड से बिलोंग कर रहा हो, आप उसको रिसीव करोगे या पे करोगे तो पूरा रिकॉर्ड करोगे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम अक्रूड और प्रीपेड की एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। ठीक है बेटा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1।